गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग बजट के विषय में देखा कैसे बजट पास होता है, एप्रोप्रिएशन बिल क्या है, अनुदान की मांग क्या है, प्रत्यय अनुदान क्या है, लेखानुदान क्या है, अपवादानुदान क्या है। और लास्ट में हम लोग देखे थे बुलेटिन कि मंत्रालयों के पास या सदन के पास इतना समय नहीं है कि सभी विधेयकों पर विस्तार पूर्वक कर सके। अतः विभिन्न मंत्रालयों की जो अनुदान की मांगे हैं उसको बिना चर्चा किए हुए एक साथ पारित कर दिया जाता है। इसे ही बुलेटिन कहा जाता है। तो जब विधेयकों को एक साथ बिना चर्चा किए हुए पारित कर दिया जाएगा, मंत्रालय तो कुछ भी बजट मांग सकते हैं। मंत्रालय कुछ भी बजट मांग सकते हैं। अतः इस कमी से निपटने के लिए कि मंत्रालय मनमाना बजट न मांगे और उनके जो प्रपोजल्स हैं, एस्टिमेट्स हैं, उसमें क्या क्या प्रावधान है, इस कमी को दूर करने के लिए संसदीय समितियां गठित की जाती हैं। संसदीय समितियां गठित की जाती हैं। ये समितियां उन पर उनको चेक करती हैं कि उसमें क्या क्या है। तो आइए आज हम लोग देखेंगे संसदीय समितियां जो आप लोगों को नोट्स दिया गया है, पेज नंबर 54 से स्टार्ट होगा। तो आइए देखिए। हाँ, देखिए, ये रहा आपका बुलेटिन। ये रहा आपका बुलेटिन। देखिए, लिखा है कि इसको पूरा करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित संसदीय समितियां, पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया जाता है।
इस कमी को पूरा करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों से संसदीय समिति, पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंटली रिलेटेड पार्लियामेंट्री कमिटी का गठन किया जाता है, जिसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। पार्लियामेंट्री कमिटी का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। इसमें 45 सदस्य होते हैं। इसमें 45 सदस्य होते हैं, ये सब याद रखिएगा। 30 लोकसभा से और 15 राज्यसभा से। यह मंत्री द्वारा किए गए अनुदान की मांग की जांच करता है। तो इसमें ना सब पक्ष विपक्ष सबको रखा जाता है ताकि सब लोग देखें कि इसमें क्या है। देखिए, इसको निश्चित समय सीमा में अपना प्रतिवेदन देना होता है। इसे ऐसे विधेयकों पर विचार करना पड़ता है जो लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति द्वारा इस प्रयोजन के लिए सौंपा जाता है। 1993 में एक संसदीय विधि द्वारा इस प्रकार के 17 समितियों की नियुक्ति की। बुलेटिन में जो सारे विधेयकों को एक साथ पारित कर दिया जाता है, उस समस्या से निपटने के लिए क्या किया गया है? संसदीय समितियों का गठन किया गया है और उसका नाम है मंत्रालयों से संबंधित संसदीय समिति। अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग। एग्जाम में पूछेगा कि मंत्रालयों से संबंधित संसदीय समिति का गठन किस लिए किया जाता है? तो विभिन्न मंत्रालय के अनुदान की मांगों की जांच करने के लिए। तो ये लोग अपना बैठ के और अपना चेकिंग करते रहते हैं, इनका काम चलते रहता है। और ये याद रखिएगा कि इसमें 30 लोकसभा से और 15 राज्यसभा से मेंबर होते हैं। इनका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। चलिए, ये तो हो गया। अब आइए नेक्स्ट, कमिटी ऑन पार्लियामेंट, कमिटी ऑफ पार्लियामेंट। इसके अलावे अन्य भी कई संसदीय समितियों का गठन किया जाता है, जिनका उद्देश्य अलग अलग है और काम भी अलग अलग है। तो अगर एग्जाम में पूछे कि संसदीय समिति के गठन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मुख्य उद्देश्य है कि विधेयकों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए सदन के पास समय नहीं है। तो विधेयक में क्या है, किसी भी विधेयक में क्या है, उस पर ये समितियां विस्तार से चर्चा करती हैं। संसद में चर्चा करना, संसद की बैठक बुलाना बड़ा टफ काम है और उस पे खर्च भी ज्यादा है और उसमें तामझाम भी ज्यादा है। लेकिन ये संसदीय समितियां जो होती हैं, इसमें अपना 25-30 जो भी मेंबर रहते हैं कि हाँ भाई आना है, 25-30 में से सब नहीं आया, 15-20 भी आया, तो बैठ चर्चा करता है। इनको सब ऑफिसर्स अधिकारी मिले रहते हैं, वो सब इस पर अपना चेकिंग करते रहता है और बताता है कि इसमें ऐसा है तो इसमें
ऐसा है, इसको ऐसे करना चाहिए, तो इसको ऐसे करना चाहिए। और फिर ये रिपोर्ट सौंप दिया जाता है संसद को, सदन को। तो आइए हम लोग देखते हैं संसदीय समितियां कितने प्रकार की हैं, इनका काम क्या है। देखिए, देयर आर टू टाइप ऑफ कमिटीज। फर्स्ट, स्टैंडिंग कमिटी, इसको कहते हैं अस्थाई समिति। स्टैंडिंग कमिटी, अस्थाई समिति। विच आर परमानेंट कमिटीज, फॉर एग्जाम्पल एस्टिमेट कमिटी, प्राक्कलन समिति। तो एक होती है स्टैंडिंग कमिटी, अस्थाई समिति। अस्थाई समिति का गठन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। इनका कार्यकाल 1 साल होता है और इनका गठन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। इसका अर्थ है कि ये कमिटी हमेशा रन करते हैं। और दूसरा होता है एडहॉक कमिटी। देखिए, सेकंड, एडहॉक कमिटी। एडहॉक का मतलब अस्थाई। एडहॉक कमिटी है कि मान लीजिए कोई ऐसी देश में घटना घट गई, कोई ऐसी देश में घटना घट गई जिस पर संसद के सदस्य डिमांड करने लगे कि इसकी जांच संसदीय समिति से कराया जाए, इसकी जांच संसदीय समिति से कराया जाए। वैसी स्थिति में इस प्रकार के एडहॉक कमिटी का गठन किया जाता है। इसमें लोकसभा, राज्यसभा, या केवल लोकसभा या केवल राज्यसभा, पक्ष और विपक्ष दोनों के मेंबर रहते हैं और अपना उसको चेक करते हैं, उसका इंक्वायरी करते हैं, जांच करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, फिर अपना रिपोर्ट देते हैं। और जैसे ही ये रिपोर्ट देंगे, इन कमिटियों को भंग कर दिया जाएगा, खत्म हो जाएगा। जब काम खत्म तो कमिटी खत्म, काम खत्म तो कमिटी खत्म। इसलिए इनको एडहॉक कमिटी कहा जाता है कि केवल स्पेशल पर्पस के लिए इनका गठन किया जाता है। जब तक जरूरत है तब तक ये कमिटियां हैं, आवश्यकता खत्म, कमिटी खत्म। ठीक है। देखिए, एडहॉक कमिटी, it is created for a special purpose. Once the purpose is solved, the committee is dissolved. मतलब उसको भंग कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ज्वाइंट कमिटी, संयुक्त संसदीय समिति। संयुक्त संसदीय समिति या अदर भी सिंगल कमिटी भी हो सकता है। कई गो संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जा चुका है घोटाला वोटाला की जांच करने के लिए या अन्य मामलों की जांच करने के लिए। अब देखिए, इसके नीचे लिखा है रेस्ट फोटो स्टेट। तो लास्ट में कुछ प्रिंटेड नोट्स का फोटोकॉपी है, तो उस पे वो मटेरियल है, उस पे भी आएंगे। तो पहले ये सब कुछ वर्ड्स हैं, उसको देख लेते हैं हम लोग, तब कमिटी पर चलेंगे। देखिए, कुछ वर्ड्स हैं, फिर उस पे चलेंगे हम लोग। इसको ना हम थोड़ा कट करते हैं। अगला वर्ड है लीडर ऑफ ऑपोजिशन। लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ना जगह नहीं छोड़ना है, जगह ऑलरेडी है, उसमें जगह है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन, देखिए
आप लोग पढ़े हैं या सुनते हैं विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता। तो दोनों सदन में, राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेता का चयन किया जाता है। विपक्ष के नेता का चयन किया जाता है, जो बड़ा ही पावरफुल पोस्ट है। उसको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिला हुआ है, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिला हुआ है। देखिए लिखा हुआ है पार्लियामेंट्री लॉ। पार्लियामेंट्री लॉ का मतलब ये संसद अपने से अपना नियम बनाई है, संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। पार्लियामेंट्री लॉ रिकॉग्नाइज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन, गिव हिम द स्टेटस ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए बनने के लिए? वंस शुड बी द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी which is in the opposition। मतलब मान लीजिए अभी भाजपा की सरकार है और दूसरी अन्य पार्टियां जो सरकार में नहीं है, दूसरी अन्य पार्टियां जो सरकार में नहीं है, उसमें से जो सबसे बड़ी पार्टी रहेगी, उसमें से जो सबसे बड़ी पार्टी रहेगी, उसके नेता को विपक्ष का नेता चुना जाएगा। लेकिन इसके साथ एक और क्राइटेरिया है। देखिए लिखा है सच ए पॉलिटिकल पार्टी मस्ट हैव ए स्ट्रेंथ ऑफ 1/10 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। कि लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 1/10 होना चाहिए, तब जाके उसको लीडर ऑफ ऑपोजिशन का दर्जा मिलेगा। समझ में आया? तो इसी पर अभी कांग्रेस पार्टी डिमांड कर रही थी कि भी हमको सदन में विपक्ष के नेता का दर्जा दिया जाए। तो हुआ भाई कि तुम्हारे पास 10% कहां सीट है? उसके पास 10% सीट नहीं है और किसी भी पार्टी के पास 10% सीट नहीं है। तो इसी वजह से अभी प्रेजेंट में कोई भी विपक्ष का नेता नहीं है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है। चलिए अब देखिए अगला शब्द है काम चलाऊ सरकार। अगला शब्द है काम चलाऊ सरकार। है ना? केयर टेकर गवर्नमेंट, केयर टेकर गवर्नमेंट। तो काम चलाऊ सरकार किसको कहते हैं? नाम से यह स्पष्ट है, काम चलाऊ, काम चलाने के लिए। अब जैसे मान लीजिए अभी मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, अभी मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, किसी कारणवश ये गवर्नमेंट अस्थिर हो जाती है, किसी कारणवश ये गवर्नमेंट अस्थिर हो जाती है और मोदी जी गए राष्ट्रपति के पास, बोले कि भाई हम इस्तीफा देना चाहते हैं, हम इस्तीफा देना चाहते हैं। तो राष्ट्रपति महोदय कहेंगे कि ठीक है भाई, अगला व्यवस्था होने तक आप कम से कम प्रधानमंत्री बने रहिए,
देखते रहिए। तो ऐसी स्थिति में जो सरकारें चलती हैं उसको कहा जाता है काम चलाऊ सरकार, कि रोजमर्रा के काम काज को कम से कम कि देश चलता रहे, देश रुके नहीं। तो देखिए क्या लिखा है कि जब वर्तमान सरकार पद त्याग कर देती है तो राष्ट्रपति इनको नए सरकार के अस्तित्व में आने तक काम करते रहने के लिए कहता है। इस प्रकार की सरकार को काम चलाऊ सरकार कहा जाता है। चूंकि इसको सदन का विश्वास प्राप्त नहीं होता है, इसलिए यह कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले सकता है। यह सिर्फ दैनिक कार्यों का निर्वहन करता है। तो चूंकि इनके पास सदन में बहुमत नहीं है या अन्य भी चीजें, तो वैसा कोई इंपोर्टेंट विधेयक नहीं लाएंगे। केवल बस वही करेंगे कि देश का कामकाज चलता रहे। अगला शब्द है अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट। तो ये आप लोग पॉलिटी में पढ़े थे, कैबिनेट मिशन में, याद है? संविधान सभा का जो गठन हुआ था उस समय अंतरिम सरकार का गठन हुआ था ना। तो जब कोई देश एक व्यवस्था से, जब कोई देश एक व्यवस्था से दूसरे व्यवस्था में प्रवेश करता है तो वो बीच का जो ट्रांजिशन टाइम है, बीच का जो ट्रांजिशन टाइम है, उस दौरान जो सरकार होती है उसी को कहते हैं इंटरिम गवर्नमेंट। तो आप लोग देखे थे कि कैबिनेट मिशन के तहत नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। अब उस समय भारत का ना कोई अपना संविधान था और ना कोई व्यवस्था थी, तो भाई कैसे चुनाव हो, कैसे विधिवत रूप से सरकार चुनी जाएगी? तो हुआ ये कि तब तक आप कामकाज देखिए, अंग्रेज अपना सत्ता हस्तांतरित कर लें। हर डिपार्टमेंट्स का फाइल भाई दिखाना है ना, कि कौन सा फाइल है, कैसे क्या है, काम कार्यभार सौंपना है। तो कार्यभार सौंप के और अंग्रेज चले गए। तब तक भारत का अपना संविधान लिखा गया। संविधान जब लागू हुआ उसके पश्चात अपना नई सरकार जब चुनी गई तो नेहरू विधिवत रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री हो गए। तो देखिए अंतरिम सरकार, इस प्रकार की सरकार किसी देश के संक्रमणकालीन समय में बनाई जाती है। जैसे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। तो ये हो गया अंतरिम सरकार, ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट। देखिए अगला है अल्पमत सरकार, माइनॉरिटी गवर्नमेंट। अल्पमत सरकार, माइनॉरिटी गवर्नमेंट। अल्पमत का मतलब कि इनके पास सदन में बहुमत नहीं है, इनके पास सदन में बहुमत नहीं है। तो जैसे जो काम चलाऊ सरकार, काम चलाऊ सरकार भी उसी टाइप का था कि उसके पास सदन में बहुमत नहीं है लेकिन राष्ट्रपति रिक्वेस्ट किए हुए। तो कभी कभी, अब जैसे मान लीजिए अभी बिहार का एग्जांपल ले लीजिए। बिहार में अभी नीतीश कुमार और भाजपा मिलके सरकार बनाई है। बिहार विधानसभा में कुल कितने मेंबर हैं? 243 ना, 243। सरकार बनाने के लिए
इसका आधा से अधिक चाहिए, यानी कि 122 चाहिए। 122 अकेले अभी किसी पार्टी के पास नहीं है। 122 मेंबर अभी किसी पार्टी के पास नहीं है। तो नीतीश कुमार, अच्छा इस बार तो शायद भाजपा का सीट ज्यादा है नीतीश से, नहीं भाजपा का कितना है? 74। नीतीश का, जदयू का 47 ही है, तो बहुत ना कम है। 74 और 47 है। हाँ, तो अब चूंकि भाजपा बड़ी पार्टी है, 8 और है, लेकिन पहले ही बोल दिया गया था एग्रीमेंट में कि नीतीश मुख्यमंत्री बनेंगे, इसलिए नीतीश को मुख्यमंत्री बनाया गया। और दूसरा, राजद तो सोच रहा था कि इन दोनों में भिड़ंत हो जाए, कि भाजपा अपना मुख्यमंत्री के लिए अड़ जाए। जैसे ही भाजपा अपना मुख्यमंत्री के लिए अड़ता, तो बाकी दूसरी पार्टियां नीतीश तैयार थी कि हाँ आप मुख्यमंत्री बनिए ना, हम समर्थन दे रहे हैं। तो इसीलिए भाजपा कोई आनाकानी नहीं किया। जान रहा था कि जो भी कुछ हमारा आदमी मंत्री है सरकार में है, चलाएंगे विपक्ष में। तो अब सपोज कि अभी नीतीश मुख्यमंत्री हैं और उनके पास 47 विधायक है। भाजपा अगर अपना समर्थन वापस ले लेगा तो क्या होगा? बहुमत खत्म, तब उसको कहेंगे अल्पमत की सरकार, माइनॉरिटी गवर्नमेंट। अब नीतीश से कहा जाएगा कि आप सदन में अपना बहुमत सिद्ध करिए, तब ना मुख्यमंत्री रहिएगा। तब समाचार में सुनिएगा, समाचार आएगा कि वर्तमान सरकार अल्पमत में आ गई है, वर्तमान सरकार अल्पमत की सरकार हो गई है, मतलब सदन में बहुमत खो दिया है, इनका नंबर 122 से नीचे आ गया। तो इनसे, नीतीश कुमार से कहा जाएगा कि आप अपना बहुमत सिद्ध करिए, तब अपना आप फिर जोड़ तोड़ बैठाएंगे, राजद को पकड़ेंगे, चाहे जिसको जिसको पकड़ें। ठीक है, तो अल्पमत की सरकार समझ में आ गई कि जो रूलिंग पार्टी या रूलिंग गवर्नमेंट सदन में, हाउस में अपना मेजोरिटी खो दे, तो उसको कहते हैं अल्पमत की सरकार। देखिए, जब किसी दल को सदन में बहुमत प्राप्त नहीं होता और वह किसी अन्य दल के बाहर से दिए गए समर्थन के आधार पर सरकार बनाता है, तो ऐसे सरकार को अल्पमत की सरकार कहा जाता है। अच्छा, जो यहां लिखा हुआ है, जो अभी समझाएं, वो भी अल्पमत की सरकार है, और यहां जो हम लिखे हैं वो दूसरा चीज लिखे हैं। देखिए क्या लिखे हैं, ये जो इधर समझिए, सुनिए, भाजपा नीतीश कुमार को समर्थन दिए हुए, तो ये समर्थन ना कहा, दो प्रकार से कहा जाता है, एक अंदर से और दूसरा बाहर से। अंदर से समर्थन, बाहर से समर्थन। ये क्या होता है कि जब समर्थन देने वाली पार्टी के सदस्य भी सरकार में शामिल होंगे, जो मंत्री परिषद बनाई जाएगी उसमें शामिल होंगे, तब कहा जाएगा कि अंदर से समर्थन है। तो अभी भाजपा के भी मेंबर मिनिस्टर हैं, तो ये कहा जाएगा अंदर से समर्थन। यदि भाजपा के सदस्य मंत्री परिषद में नहीं शामिल हुए, मतलब सरकार में शामिल
नहीं हुए हैं, केवल सदन में बहुमत सिद्ध करने के लिए अपना सपोर्ट दिए हुए हैं, तब उसको कहा जाएगा बाहर से समर्थन। मतलब वो सरकार में शामिल नहीं है, उनका कोई भी आदमी मंत्री नहीं बना है। तब इसका मतलब ये है कि ये 74 है और इसका कोई भी आदमी सरकार में नहीं है, तो अकेले सरकार तो नीतीश कुमार अपने पार्टी के दम पर चला रहे हैं ना। तो ऐसे गवर्नमेंट को भी अल्पमत की सरकार कहते हैं, ऐसे गवर्नमेंट को भी अल्पमत की सरकार कहते हैं, कि जो पार्टी समर्थन दे रही है वो पार्टी सरकार में शामिल नहीं हो रही है। सरकार में शामिल नहीं हो रही का मतलब है जो मंत्री परिषद होगा, मंत्री बनेंगे, उसमें वो शामिल नहीं होगी। इसका मतलब कि अब राज्य में जो कुछ होगा उसके लिए केवल और केवल नीतीश कुमार जिम्मेदार है, लेकिन अभी राज्य में जो कुछ होगा उसके लिए भाजपा और जदयू दोनों जिम्मेदार है, दोनों जिम्मेदार है। समझ में आ रहा है? चलिए, तो इसको कहते हैं अल्पमत की सरकार। अब आइए नीचे देखिए, गठबंधन की सरकार, कोएलिशन गवर्नमेंट, तो यही हो गया गठबंधन की सरकार। क्या हो अंकित? अब सुनिए, हाँ, नेतागिरी अंकित सीखना होगा, तो आकाश के पास अच्छा इसका अनुभव है। सुनिए, तो गठबंधन की सरकार किसको कहते हैं? बिहार में गठबंधन की सरकार, केंद्र में गठबंधन की सरकार, कि कोई भी पार्टी जब अकेले अपने दम पर बहुमत नहीं ला पाता है तो किसी दूसरे दल के साथ मिलके सरकार बनाती है, तो उसको कहते हैं गठबंधन की सरकार। तो अभी देश में दो गठबंधन महत्वपूर्ण है। एक है एनडीए, भाजपा के नेतृत्व में, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, भाजपा के नेतृत्व में एनडीए, और कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। और एक तीसरा गठबंधन की बात होता है थर्ड फ्रंट। तीसरे की बात अभी चलता है थर्ड फ्रंट। थर्ड फ्रंट में जितने कम्युनिस्ट पार्टी या इन दो मतलब ग्रुप में जो नहीं है वो बाकी मिलके तीसरा फ्रंट बना रहे हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते हैं। अवसरवादिता होती है। अवसरवादिता मतलब जब इलेक्शन आता है फ्रंट बनता है, इलेक्शन खत्म फ्रंट खत्म। इसी वजह से वो लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। तो ये रहा आपका गठबंधन की सरकार। चलिए आइए नेक्स्ट पेज पर चले आइए। अभी देखिए, बार बार 1990 के बाद, 1990 के बाद भारत में लगभग केंद्र में और राज्य में गठबंधन की सरकार एक वास्तविकता बन चुकी है, एक वास्तविकता बन चुकी है। तो इस पर मेंस में बहुत क्वेश्चन आता था और अभी भी आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि क्या गठबंधन की सरकार भारतीय राजनीति की या भारतीय राजनीति के लिए वास्तविकता बन चुकी है, कि मतलब क्या अब केवल गठबंधन की ही सरकार बनेगी?
कोई पार्टी अपने बलबूते पर बहुमत लाने में सक्षम नहीं है, तो कभी कभी अपवाद आ जाता है। अब जैसे अभी देखिए भाजपा केंद्र में, उसको अकेले अपने दम पर बहुमत मिल चुका है, लेकिन चूंकि मिल के लोग चुनाव लड़ा था, इसलिए एनडीए के सभी घटक एक साथ है, और जो भी एनडीए के घटक हैं उन पार्टी के भी मेंबर्स मंत्री परिषद में हैं। तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि किस किस पार्टी के मेंबर मंत्री परिषद में हैं। आगे आइए, पेज नंबर 56, पेज नंबर 56। राष्ट्रीय सरकार, नेशनल गवर्नमेंट, एक दौर था कि 1990 के बाद कि गठबंधन की सरकारें ना लगातार गिर रही थी, स्थिर नहीं हो पा रही थी। तो उस समय बहुत सारे विकल्प खोजे जा रहे थे, बहुत सारे विकल्प खोजे जा रहे थे। तो देखिए, गठबंधन की राष्ट्रीय सरकार किसको कहते हैं? यह सदन के सभी दलों का गठबंधन की सरकार होता है। मतलब जितने दल हैं, सभी दल इसमें शामिल होंगे, सभी दल इसमें शामिल होंगे। इस प्रकार के सरकार में कोई विपक्षी दल नहीं होता है। यह देश के सामने महान राष्ट्रीय समस्या उत्पन्न होने की स्थिति में बनती है। जैसे वाह्य आक्रमण या पूर्ण बहुमत की सरकार होती है। तो राष्ट्रीय सरकार समझ में आया। अब मान लीजिए अभी प्रेजेंट टाइम में किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं है, किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं है, कोई भी पार्टी सरकार बनाने में सक्षम नहीं है। तो क्या होगा? सरकार नहीं बनेगी, सरकार नहीं बनेगी। कितना बार इलेक्शन होगा, कितना इलेक्शन होगा? मान लीजिए अभी किसी को बहुमत नहीं मिला, फिर इलेक्शन, फिर बहुमत नहीं मिला, फिर इलेक्शन, तो कितना बार इलेक्शन होगा? तो इसका क्या समाधान खोजा जाए? तब वैसी स्थिति में देश को डूबने से बचाने के लिए, देश को डूबने से बचाने के लिए राष्ट्रीय सरकार का गठन किया जाता है, राष्ट्रीय सरकार का गठन किया जाता है। तो वैसी स्थिति में सभी पार्टियां, मतलब अब वहां सब ना बुद्धिजीविता दर्शाएंगी, देश हित पहले होगा और पार्टी हित बाद में होगा, कि सब मिल के, कि चलो भाई सब लोग मिल के चलाया जाए और सामंजस्य बना के, ताकि ये जो मुसीबत का दौर है इससे बाहर निकला जाए। उसके बाद जो होगा सो देखा जाएगा। तो इसको कहते हैं राष्ट्रीय सरकार। तो जब सारी पार्टियां, सभी लोग सरकार में हैं, तो अब इसमें कोई विपक्षी नहीं होगा। ये मतलब बुद्धिजीविता का परिचायक है। आगे आइए, इंडिया में ना, इंडिया में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है।
अब आइए देखिए, अगला शब्द है शैडो कैबिनेट। अगला शब्द है शैडो कैबिनेट। अच्छा आ गया, एक मिनट, आ रहे हैं आ रहे हैं। एक मिनट, हम ना आ रहे हैं तुरंत, एक मिनट में। आइए चलिए देखिए, तो अगला देखते हैं शैडो कैबिनेट। शैडो कैबिनेट क्या है? देखिए, यह प्रमुख विपक्षी दल द्वारा बनाया जाता है। तो होता क्या है कि मान लीजिए अभी भाजपा की सरकार है। भाजपा अपने सदस्यों में से वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, कृषि मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री सब बनाए हुए हैं। तो विपक्षी पार्टियां क्या करती हैं, हर मंत्रालय के पीछे एक अपना सदस्य लगा देती है कि भाई तुम गृह मंत्रालय पर नजर रखो, तुम वित्त मंत्रालय पर नजर रखो, तुम विदेश मंत्रालय पर नजर रखो, और किसमें कहां कमी है उसको बताओ। किसमें कहां कमी है उसको बताओ। तो एक तरह से विपक्षी पार्टी हर मंत्री के पीछे एक एक अपने सदस्य को नियुक्त कर देती है। इसी को कहते हैं शैडो कैबिनेट। इससे क्या होता है कि जो विपक्षी पार्टी है, अब मान लीजिए उसको वित्त मंत्रालय के पीछे लगाया गया है, तो वो वित्त मंत्रालय के सभी फाइल पर निगरानी रखेगा कि गवर्नमेंट कहां गड़बड़ी कर रही है,
तो वो एक तरह से उस मंत्रालय का एक्सपर्ट बन जाएगा, एक तरह से वो उस मंत्रालय का एक्सपर्ट बन गया। अब जब नेक्स्ट उस पार्टी की सरकार बनेगी तो उस व्यक्ति को वित्त मंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास वित्त मंत्रालय की अच्छी खासी जानकारी है, अच्छी खासी जानकारी है। तो इसीलिए शैडो कैबिनेट बनाया जाता है। तो अब चूंकि इंडिया में तो नेतागिरी लोकतंत्र के लिए तो है ही नहीं, अपने घर के लिए करता है सब। वो सबका घर द्वार कैसे चले, कैसे कौन कितना करोड़ अरब बटोर ले, इसके लिए बीपीएससी वाले भी कम नहीं है, बीपीएससी वाले भी कम नहीं है। कल दे रहा था 2005 बैच का कोई डीएसपी था, क्या नाम भूल गए, कल ही पढ़ रहे थे समाचार में। यहाँ रोहतास में भी पोस्टिंग था कि करोड़ों रुपया का प्रॉपर्टी मिला। इधर नीतीश सरकार ऑफिसर पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है, सबका लगता है लिस्ट बना के रखा हुआ है। इस पर छापा मराया। अब दूसर का पता, देखो भाई तुम लोग बच के रहना, कमाना, लेकिन कहा गया है ना, वो कौन कबीर दोहा कहे है ना कि नाव में अगर छिद्र हो तो पानी बाहर उदाहना चाहिए, न तो नाव डूब जाएगी। तो मान लो तुम लोग के नाव में छिद्र हो, खूब पैसा आना शुरू हो जाए, तो चारों तरफ बांटना है, बटोर के रखोगे तो नैया डूब जाएगी। तो जिन जिन का नैया अभी डूब रहा है, इसीलिए ना अभी कहा नोएडा में ना कोई आईपीएस अधिकारी थे ना, उनका बेटा प्राइवेट लॉकर चलाता था और फर्जी अपना कि ये इनके नाम पर लॉकर है, ये इनके नाम पर, और सब में करोड़ों करोड़ों रुपया कैश भर के रखे हुए थे लॉकर में। छापा मराया तो भाई किसके नाम पर लॉकर है, तो फलाना आदमी के, तो लाइए तो उस आदमी का कोई अस्तित्व ही नहीं, कैश सब करोड़ों रुपया ये हो गया। तो देना है, बांटना है। देखो सासाराम का, अच्छा रोहतास जिला वाला कुछ ज्यादा पकड़ा रहा है। यहाँ का वो भू राजस्व पदाधिकारी भी पकड़ाया, भू अर्जन पदाधिकारी, वो राजेश गुप्ता ना, हाँ, उसके पास भी करोड़ों रुपया निकला। तो करोड़ करोड़ तो आजकल आम बात है, 1 कट्ठा जमीन करोड़ का है, नहीं हो। अब 500 करोड़ से नीचे बात हो तो वो कोई फिर प्रॉपर्टी नहीं है। तो 400-500 करोड़ से कम नहीं है किसी के पास, सबके पास है, सब रखे हुए हैं। तो आइए देखिए शैडो कैबिनेट में क्या है। यह प्रमुख विपक्षी दल द्वारा बनाया जाता है, इसको कैबिनेट इन वेटिंग कहा जाता है। इसके सदस्य को अलग अलग विषय सौंपे जाते हैं। जब सदन में किसी विषय पर वाद विवाद होता है तो उस विषय से संबंधित सदस्य विपक्षी दल का नेतृत्व करता है। बताएं कि वो उसका एक्सपर्ट बन जाता है। तो मान लीजिए वित्त मंत्रालय है, तो अब सदन में क्वेश्चन भी पूछना होगा तो किसको खड़ा किया जाएगा, जिसको सौंपा गया है। संसदीय लोकतंत्र में इसका बहुत महत्व है, क्योंकि हो सकता है कि अगले आम चुनाव में विपक्षी दल को सरकार बनाने का मौका मिले। ऐसी स्थिति में मंत्रियों की नियुक्ति में आसानी होती है या अनुभवी मंत्री उपलब्ध होते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं शैडो कैबिनेट। अगला देखिए कॉन्वेंशन।
अच्छा, ये कोई काम का नहीं, छोड़िए हटाइए। हाँ, अगला देखिए, लैम्डक सेशन पूछ दिया था एक बार ये यूपीएससी मेंस में, इसको पूछा था यूपीएससी मेंस में, लैम्डक सेशन। लैम्डक सेशन क्या होता है? देखिए, द लास्ट सेशन ऑफ द ओल्ड पार्लियामेंट, the last session of the old parliament held after the election of new parliament is called lame duck session। समझ में आया? कि मान लीजिए अभी सरकार चल रही है, अभी सरकार चल रही है, कार्यकाल पूरा होगा, फिर से इलेक्शन होगा, दूसरी सरकार आ जाएगी, लेकिन मान लीजिए अभी सरकार का गठन नहीं हुआ है, अगर अभी जो सरकार है उसी की उस इलेक्शन के बाद भी बैठक होती है, तो उस बैठक को, उस सेशन को कहेंगे लैम डक सेशन। The last session of the old parliament held after the election of new parliament is called lame duck session of the old parliament। lame duck माने लंगड़ा बत्तख, ये ब्रिटिश वर्ड है। The member of the old parliament who could not get elected to the new parliament are called as lame duck। मतलब मान लीजिए अभी जो एमपी हैं, अभी जो एमपी हैं, उसमें से कुछ हार गए चुनाव, उसमें से कुछ जो है कि चुनाव हार गए हैं, लेकिन हारने के बावजूद भी संसद के मीटिंग में बैठे हुए हैं, क्योंकि वो पुराने संसद का मीटिंग है। तो जो हारे हुए मेंबर हैं उन्हीं को कहा जाता है लैम डक। चलिए, अब देखिए अगला शब्द है हंग पार्लियामेंट। मेरा सिस्टम भी हैंग हो गया है इसीलिए मैं आप लोगों को इसका इमेज नहीं दिखला पा रहा हूं, ये सिस्टम ही मेरा हैंग कर गया है, आ ही नहीं रहा है। माइक्रोसॉफ्ट, अच्छा माइक्रोसॉफ्ट हैंग किया है, एक मिनट रुकिएगा तो। ले, सब हैंग कर गया। मेरी आवाज जा रही है आप लोगों को? ठीक है, फिगर आ रहा है, क्योंकि सिस्टम हैंग कर चुका है मेरा। तो चलिए अब उसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। आइए, हंग पार्लियामेंट। देखिए, आम चुनाव के बाद किसी दल को पूर्ण बहुमत न प्राप्त होना, जब इलेक्शन होती है और उसके बाद किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलती है, तो उसको कहते हैं हंग पार्लियामेंट। चलिए अब आ जाइए पेज नंबर 57 पर। मोशन इन पार्लियामेंट, प्रस्ताव। मोशन इन पार्लियामेंट, प्रस्ताव। देखिए, सदन में कोई भी चीज विचार विमर्श के लिए जो लाया जाता है उसको अलग अलग नाम दिया जाता है, क्योंकि वो अलग अलग पर्पस के लिए लाए जाते हैं। तो जो सबसे पहला नाम जो आप सुने हैं बिल, विधेयक। जैसे मान लीजिए किसी विषय पर कानून बनाना है, तो अपना कृषि बिल ही ले लीजिए, कृषि बिल आया,
सदनों द्वारा पास हुआ, पास करके राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति हस्ताक्षर किए, वो बन गया एक्ट, कानून। तो पहले बिल होता है, फिर एक्ट हो जाता है। तो सदन में जो कुछ भी लाया जाता है चर्चा के लिए, कोई जरूरी नहीं है कि वो बिल ही हो, कोई जरूरी नहीं है कि वो बिल ही हो। एक शब्द प्रयोग किया, प्रस्ताव, मोशन। तो कई प्रकार के मोशन होते हैं, प्रस्ताव कई प्रकार के होते हैं। अभी हम लोग देखेंगे, जैसे विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। देखिए, विश्वास प्रस्ताव आएगा, अविश्वास प्रस्ताव आएगा। अभी बताए परसों दिन धन्यवाद प्रस्ताव आया था राष्ट्रपति के अभिभाषण पे। तो इस पर कोई कानून नहीं बन रहा है, यहां कोई कानून नहीं बन रहा है, केवल संसद में उस पर चर्चा हो रही है। अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो संसद में चर्चा होगी कि सरकार के पास बहुमत है या नहीं है, फिर मतदान होगा। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थानापन्न प्रस्ताव, बहुत तरह के प्रस्ताव होते हैं। तो निंदा प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, बहुत तरह के प्रस्ताव होते हैं। तो बिल हो गया कि जब कोई कानून बनाना है तो जो प्रपोजल ले आते हैं वो हो गया बिल। और कानून नहीं बनाना है, किसी चीज पर चर्चा केवल करना है, वो हो गया प्रस्ताव, मोशन। इंग्लिश में उसको कहते हैं मोशन। तो आइए देखिए, प्रस्ताव सदन का फैसला जानने के लिए या इसकी राय व्यक्त करने के लिए सदन के समक्ष लाया गया एक प्रस्ताव होता है। सदन के समक्ष लाया गया एक प्रस्ताव होता है। लोक महत्व का कोई भी मामला किसी प्रस्ताव का विषय हो सकता है। लोक महत्व का कोई भी मामला किसी प्रस्ताव का विषय हो सकता है। प्रस्ताव मंत्रियों द्वारा पेश किए जा सकते हैं और गैर सरकारी सदस्य द्वारा भी। गैर सरकारी सदस्यों का मतलब जो मंत्री परिषद के सदस्य नहीं हैं। प्रस्ताव तीन प्रकार के होते हैं। प्रस्ताव तीन प्रकार के होते हैं। प्रथम मूल प्रस्ताव, प्रथम मूल प्रस्ताव, सब्सटेंटिव मोशन। देखिए, मूल प्रस्ताव अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र प्रस्ताव होता है। यह सामान्यतः मत विभाजन या वॉइस वोट द्वारा सदन द्वारा अपनाया जाता है। देखिए, सदन में जो प्रस्ताव आता है, सदन में उस पर चर्चा किया जाए या नहीं किया जाए, पहले फिक्स होता है। ये नहीं कि किसी दिन किसी का मन हुआ और उठाएं और लेके चल दिए कि हम भाई प्रस्ताव लेके आए, ऐसा नहीं है। संसद में किस दिन, किस घंटा, किस चीज पर बहस होगा, सब तय रहता है। उसके लिए अलग से संसदीय कार्य मंत्रालय बना हुआ है। लोकसभा राज्यसभा को सचिवालय दिया गया है। हर चीज का एक एक सेकेंड का लेखा जोखा है। तो सदन में जैसे कोई प्रस्ताव आना है तो पहले तो सदन के अध्यक्ष से परमिशन लिया जाता है, आएगा। आने के बाद अब सदन में ये तय किया जाएगा कि इसको एक्सेप्ट किया जाए या नहीं किया जाए, मैंने इस पर चर्चा करना उचित है या नहीं है, कि केवल समय का बर्बादी है। तो वही कह रहा है कि यह सामान्यतः मत विभाजन या वॉइस वोट द्वारा सदन द्वारा अपनाया जाता है। वॉइस वोट मतलब इसको कहते हैं
हिंदी में सर्वसम्मति से भी कह देते हैं कि सब कोई अपना हाथ उठा देगा, मतदान नहीं होगा। हाँ भाई, इसको एक्सेप्ट किया जाए तो यस 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 यस, इसी को कहते हैं वॉइस वोट। माने आधे से अधिक लोग यस यस कह देंगे तो इसको अपना लिया जाएगा। अब इस पर चर्चा प्रारंभ होगी। तो सबसे पहले तो मत विभाजन होगा कि इस पर सदन में चर्चा किया जाए या नहीं। सभी मूल प्रस्ताव संकल्प होते हैं, रेजोल्यूशन। देखिए एक और शब्द है संकल्प, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा लोग, रेजोल्यूशन। तो सभी मूल प्रस्ताव क्या होते हैं? रेजोल्यूशन होते हैं, संकल्प होते हैं। मूल प्रस्ताव में धन्यवाद प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव इत्यादि आते हैं। अंडरलाइन कर लीजिएगा। देखिए सब मूल प्रस्ताव है। धन्यवाद प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। ये धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है, स्थगन प्रस्ताव क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, अभी हम लोग आगे उसको देखेंगे। देखिए द्वितीय प्रकार का है स्थानापन्न प्रस्ताव, सब्सटेंटिव मोशन। जो लोग पवन जी, आपके पास ये नोट्स नहीं है ना? आपको ग्रुप में ऐड किए थे। आवाज है ना बड़ा स्लो आ रहा है, नहीं है। खैर चलिए, आप पे ये नोट्स भेज देंगे और आप इसको लिख लीजिएगा। स्थानापन्न प्रस्ताव, देखिए जो प्रस्ताव मूल प्रस्ताव के स्थान पर और उसके विकल्प के रूप में पेश किया जाता है उन्हें स्थानापन्न प्रस्ताव कहते हैं। इसको स्वीकार करने के लिए सदन में मत विभाजन हो सकता है और नहीं भी, तो उसको कहेंगे सब्सटेंटिव, मूल प्रस्ताव के स्थान पर लाया जाता है। और तीसरा है सहायक प्रस्ताव, सब्सिडरी मोशन। इस श्रेणी के प्रस्ताव किसी अन्य प्रस्ताव पर निर्भर करते हैं या अन्य प्रस्ताव से संबंधित होते हैं। इनका अपने आप में कोई महत्व नहीं है। एक अन्य प्रस्ताव अनियमित दिन वाले प्रस्ताव हैं, माने ये चौथा हो जाएगा। जो प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा ग्रहित कर लिया गया हो और जिस पर चर्चा के लिए कोई दिन नियत न किया गया हो उसे अनियमित दिन वाले प्रस्ताव कहते हैं। ये सब ना हालांकि सब स्पेशली यूपीएससी के लिए है, लेकिन बीपीएससी प्री में मान लीजिए दे दिया तो दे दिया, लेकिन अब चूंकि आप कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब चीज जानना जरूरी है। ये आपको जो क्या बोलते हैं सुभाष कश्यप वाली बुक है उसमें कुछ कुछ मिल जाएगा, सब तो नहीं मिलेगा, कुछ मिल जाएगा। हम तो कई जगह से इकट्ठा किए हैं ना। चलिए अब देखिए नीचे दिया है पहला निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव, देखिए नाम से स्पष्ट है निंदा कि मतलब निंदा करना। तो किसकी निंदा की जाएगी? सरकार की। किसकी निंदा की जाएगी? सरकार की। देखिए यह संसद के नियम और प्रक्रिया, संसद के नियम और प्रक्रिया के नियम 184, ये एक अलग है अनुच्छेद 118। संविधान में एक अनुच्छेद है 118, रुकिए दिखलाते हैं आप लोगों को, कैसे दिखलाए।
तो ऐसा ना हैंग हो गया आज कि हाँ 118 अभी आप लोगों को तो खैर आइए आएगा तो हम दिखलाएंगे। 118 में दिया गया है कि संसद अपना काम काज चलाने के लिए अपनी अलग नियम और प्रक्रिया बना सकती है, अपनी नियम और प्रक्रिया बना सकती है। उसी अनुच्छेद के तहत संसद अपने लिए सब नियम और प्रक्रिया बनाए हुए है। तो वही लिखा है कि यह संसद के नियम और प्रक्रिया के नियम 184 के तहत लाया जाता है। इसमें उन कारणों का उल्लेख करना अनिवार्य होता है जिन पर आधारित होता है। तो निंदा प्रस्ताव किसकी निंदा की जाएगी? सरकार की। तो ये कौन लाएगा? विपक्षी। विपक्षी ने निंदा करेगी, सरकार अपने से अपना नहीं ना करेगी। और निंदा प्रस्ताव लाने के लिए जरूरी है कि वो कारण बताया जाए कि किस आधार पे आप सरकार की निंदा कर रहे हैं, किस आधार पे आप सरकार की निंदा कर रहे हैं। लिखे यह मंत्री परिषद या किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी हो सकता है। इसके पारित हो जाने पर सरकार का यह दायित्व होता है कि वो यथाशीघ्र सदन में अपना बहुमत सिद्ध करे। तो कोई भी चीज जो सरकार के खिलाफ है, कोई भी चीज जो सरकार के खिलाफ है, अगर सदन में पारित हो जाएगा, लोकसभा में अगर पारित हो जाता है, तो इसका मतलब कि विपक्षी के पास ज्यादा हो गया एमपी, है ना। तो फिर वैसी स्थिति में सरकार को बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा सदन में कि भाई हम बहुमत खोए नहीं है ना। चलिए आज इतना पर रखते हैं, कल आगे समझाएंगे। क्या बज गया? 8:58। अब आप लोगों का टेस्ट होगा। टेस्ट के लिए सभी लोग तैयार हैं? प्रीति टेस्ट देना है। मेरी आवाज नहीं जा रही है क्या? हो नहीं जा रही है। सोनाली कौर, अरे सोनाली आज घर ही से पढ़ रही है। चलिए तो सभा समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।